बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं लतीफ़ रहमानी, लेक्चरर साइकोलॉजी इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। 17 ग्रेड के अंदर मेरी अपॉइंटमेंट हुई है पीपीएससी के थ्रू। तो आज हम इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी का जो है हमारा पार्ट पीपीएससी प्रिपरेशन के लिए वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसका नंबर 1 होगा। इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी का मतलब क्या है? इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी का मतलब मैं हिस्ट्री की बात नहीं कर रहा। इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी का बेसिकली मतलब वो जो हमारे पास एक बुक होती है ना, इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी, इसके अंदर कोई 10 से 15 चैप्टर्स होते हैं डिफरेंट। पहले उसमें साइकोलॉजी के अंदर साइकोलॉजी के बारे में थोड़ी सी हिस्ट्री बताई होती है, फिर रिसर्च का चैप्टर आ जाता है, फिर फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी का चैप्टर, इसी तरह फिर मेमोरी, परसेप्शन, ये सारे चैप्टर, फिर पर्सनैलिटी, फिर सोशल साइकोलॉजी का भी एक चैप्टर होता है, फिर इस तरह से मतलब काफी सारे चैप्टर्स होते हैं। हम वो बेसिकली बुक करेंगे, जिसको वो बेसिक बुक भी कहा जाता है। कि अगर आप साइकोलॉजी की बेसिक्स को देखना चाहते हैं तो आप ये जो इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी की कोई भी बुक एक पढ़ लें पीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, और आपके इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये बुक इतनी इंपॉर्टेंट है कि ये मेरा अंदाजा है कि ऑलमोस्ट 60% जो आपका पेपर और इंटरव्यू के जो चांसेस है ना, वो इसी बुक से आने के होते हैं। कि 60%, और इससे ज्यादा भी हो सकता है, 60% से अब भी होता है कि पेपर इसमें से आ सकता है। ये इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी की जो बुक है ना, जो 10-15 चैप्टर्स होते हैं, अगर किसी ने ये अच्छे से पढ़ी है तो मेरे ख्याल में वो अपना 60% पेपर इजीली सॉल्व कर सकता है। तो इतनी इंपॉर्टेंट है ये बुक। हम इसको देखेंगे, एक एक चैप्टर करके देखेंगे, और इसके अंदर बेसिकली जो कॉन्सेप्ट्स हैं ना, उन कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। जो मेजर चीजें हैं उनको क्लियर करने की कोशिश करेंगे, और साथ साथ कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो करेंगे आज इसको। आप लोग कोशिश कीजिएगा कि आप सब लोग लाइव क्लास लें। लाइव क्लास लेने का मतलब मकसद ये होता है, या उसका फायदा ये हो जाता है कि आप थोड़ा सा कॉन्शियस होके उसको सुन रहे होते हैं, कॉन्शियस होके ही बैठे होते हैं। और जब आप क्लास में आ जाते हैं तो फिर कुछ ना कुछ आप सीख ही लेते हैं। अगरचे आपको जो है इसकी रिकॉर्डिंग भी मिलनी है, बाद में आपको रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी, क्लास के बाद आपको इसके नोट्स भी मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप लाइव क्लास लेंगे तो उसका आपको ज्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि जब आप रिकॉर्डिंग सुनेंगे तो हो सकता है कि आप उसको ज्यादा सीरियस ना लें। और जाहिर सी बात है, जब आप से किसी ने पूछना नहीं होता, या आप जब तनहा बैठे होते हैं, तो उस तरह से सीरियस नहीं ले पाते चीजों को जिस तरह से लेना चाहिए। तो कोशिश कीजिएगा कि लाइव क्लास ही लें। लेकिन अगर फर्ज करें किसी वजह से आपकी क्लास मिस हो जाती है, तो आपको रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होगी हर लेक्चर की। तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि मेरा नाम लतीफ़ रहमानी है, लेक्चरर साइकोलॉजी। जो प्रीवियस बैच गुजरा है 2021 वाला, उसमें मेरी अपॉइंटमेंट हुई है, और लाहौर में मेरी अपॉइंटमेंट है। आज जो हम कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं, या बुक इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी पढ़ने जा रहे हैं ना, उस बुक का रेफरेंस ये है। ये इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी बुक है, अडेप्टेड बाय मार्था लेली और सुजैन वैलेंटाइन फ्रेंच। ये इनकी बुक है। अगर आप वो बुक पढ़ना चाहें तो वो भी पढ़ सकते हैं, वो भी आपको सॉफ्ट फॉर्म में मिल जाएगी। लेकिन लेकिन इसमें मैंने क्या किया है कि उसमें मतलब मॉडिफिकेशन की है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो ऐड होने वाली थी, वो मैंने ऐड करने की कोशिश की है, और साथ साथ ऐड भी करता रहूंगा। वो चीजें जो इस बुक के अंदर ऐसा मतलब डिफिकल्ट लिखी होंगी, तो उनको इजी करने के लिए कुछ एग्जांपल्स भी ऐड कर दूंगा, या उनके साथ कोई उनका जो एक्सप्लेन करने के लिए आप कह सकते हैं इजी वर्डिंग भी मैं इसमें ऐड करूंगा, जो आज के लेक्चर में भी मैंने काफी हद तक की है। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। आई होप कि अब आपको क्लियर हो गया होगा। और याद रखिएगा, जो पीपीएससी है ना, इसको अगर आप सीरियस होके इसकी प्रिपरेशन करेंगे तो ही ये क्लियर होना है। अगर आप नॉन सीरियस बिहेवियर के साथ इसकी प्रिपरेशन करेंगे तो कभी भी ये क्लियर नहीं होगा, याद रखिएगा। तो आपको हर चीज को सीरियस लेना है, क्लास रेगुलरली लेनी है, और होमवर्क जो मिलेगा उसको भी आप कोशिश कीजिएगा रेगुलरली करने की। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि हम इसकी तमहीद बांधेंगे, इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे साइकोलॉजी का, और एक बेस बनाने की कोशिश करेंगे। बेस बना के फिर हम आगे चलेंगे। मेरा जो पढ़ाने का तरीका है वो मैं आपको एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ। पहले भी मैंने बताया है कि मेरा पढ़ाने का तरीका ये है कि मैं डिटेल में पढ़ाने की कोशिश करता हूँ, इसलिए मेरे सामने जो कंटेंट लिखा होता है वो भी डिटेल में लिखा होता है। और सम टाइम ऐसा होता है कि मैं एक एक लाइन को खुद पढ़ रहा हूँ, तो पढ़ने के बाद आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो उसका बेनिफिट ये हो जाता है कि कोई भी चीज़ मिस नहीं होती। अदरवाइज मेरे लिए बहुत आसान है कि मैं आपके सामने दो दो तीन तीन लाइनों की एक स्लाइड बनाऊं, और स्लाइड बना के मैं पढ़ाता चला जाऊं। मैं मतलब मेरा वो तरीका नहीं है, मैं उसमें बिलीव नहीं रखता, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं मेरी भी सही से क्लियर नहीं हो पाती, और फिर आप लोगों तक भी सही से पहुंच नहीं पाती। तो इसलिए मैं पूरा डिटेल में यहाँ पर लिख लेता हूँ। डिटेल नोट्स मेरे पास मौजूद होते हैं, मैं उन्हीं से पढ़ाता हूँ।
कॉन्सेप्ट क्लैरिफिकेशन के लिए और डेप्थ में जाने के लिए। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन बिहेवियर इज अ कम्प्लेक्स फिनोमेना. All are interested in understanding human behavior. Primarily, it was the philosophers who took up the subject of human behavior and tried to find out the cause for such behavior. ह्यूमन बिहेवियर कहते हैं कि एक कम्प्लेक्स फिनोमिना है, कि ऐसी चीज है जो बहुत ही, आप कह सकते हैं, पेचीदा है। बहुत से लोग, या कह सकते हैं कि तमाम जो लोग हैं ना, खास तौर पर सोशल साइंसेज वाले, वो इंटरेस्टेड थे ह्यूमन बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने में। सबसे पहले किन्होंने अपना रोल प्ले किया या किन्होंने कोशिश की कि इसको अंडरस्टैंड करे, वो थे फिलोसफर, जिन्होंने ये तलाश करने की कोशिश की कि कोई जो बिहेवियर होता है उसकी वजह क्या होती है, उसका कॉज क्या होता है। ठीक है, ये फिलोसफर्स ने कोशिश की। दस साइकोलॉजी हैज रिच रूट्स डेटिंग बैक इनटू फिलोसफी एंड फिजियोलॉजी। अगर वो कहते हैं कि आप इसकी हिस्ट्री की तरफ जाएं तो आपको इसकी हिस्ट्री फिलोसफी और फिजियोलॉजी के अंदर मिलती है। लेटर ऑन एज द एलिमेंट ऑफ स्पेकुलेटिव थिंकिंग डिक्रीज्ड एंड ऑब्जेक्टिव एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन इंक्रीज्ड। बाद में फिर पहले ऐसा होता था कि जो मफरूजों पे बात होती थी, स्पेकुलेशंस पे बात होती थी। ठीक है, फिर जैसे जैसे टाइम गुजरा, जैसे जैसे साइकोलॉजी के अंदर डेवलपमेंट्स हुई, तो वो वाली जो थिंकिंग थी ना मफरूजों वाली, वो खत्म होती चली गई और कम होती चली गई। और ऑब्जेक्टिव एक्सपेरिमेंटल जो इन्वेस्टिगेशन है वो उसने मतलब वो बढ़ती चली गई, इंक्रीज होती चली गई। ऑब्जेक्टिव एक्सपेरिमेंटल का मतलब है कि ये कोई भी बात होगी ना, जब भी ऑब्जेक्टिव की बात हो या एक्सपेरिमेंट की बात हो, तो याद रखिएगा इसका मतलब आप सिंपली अगर लेना चाहें तो ये ले सकते हैं कि सबूत के साथ जब बात होती है, प्रूव्ड फॉर्म में जब बात होगी, तो वो ऑब्जेक्टिव एक्सपेरिमेंटल फॉर्म में होगी। वो कहते हैं कि जैसे जैसे टाइम गुजरा ना, फिर मफरूजों से हट के बात फिर एक्सपेरिमेंटल या ऑब्जेक्टिव साइकोलॉजी की तरफ आने लगी, इन्वेस्टिगेशन की तरफ आने लगी या रिसर्च की तरफ आने लगी। अच्छा, उसके बाद इट ग्रेजुअली डेवलप्ड इनटू अ पॉजिटिव साइंस। मतलब बाद में फिर आहिस्ता आहिस्ता ये पॉजिटिव साइंस की फॉर्म में डेवलप हो गई साइकोलॉजी। नाउ इट हैज बीन सॉरी बिहेवियर की जो स्टडी है, नाउ इट हैज बीन रिगार्डेड एज एन इंडिपेंडेंट ब्रांच ऑफ स्टडी। अब इसको एक इंडिपेंडेंट ब्रांच के तौर पर माना जाता है। इट इज द सब्जेक्ट ऑफ मॉडर्न इरा कंसर्न्ड विद द स्टडी ऑफ ह्यूमन बीइंग एंड साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस। आजकल इसके अंदर फिर स्टडी किया जाता है किसको, ह्यूमन बिहेवियर को, ह्यूमन बीइंग को स्टडी किया जाता है, उसके साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस को अंडरस्टैंड किया जाता है, प्रोसेसेस को देखा जाता है, दैट कैन अंडरस्टैंड ह्यूमन बीइंग इन अ बेटर वे, जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, ह्यूमन बिहेवियर को या ह्यूमन बीइंग को बेहतर वे में अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ये थोड़ा सा इसका तमहीद थी। अब हम आ जाते हैं इसकी जो हिस्टोरिकल आप कह सकते हैं डेफिनेशन है ना। साइकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ माइंड एंड बिहेवियर। ये जो है डेफिनेशन आप आजकल पढ़ते हैं, जो आजकल आपको मिलती है, मॉडर्न डेफिनेशन है इसकी, या आप ये कह सकते हैं ये डेफिनेशन है जो एक्सेप्टेड है आजकल, जिसको सब लोग ऑलमोस्ट एक्सेप्ट करते हैं। द वर्ड साइकोलॉजी कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। अब साइकोलॉजी की बात कर लेते हैं। साइकोलॉजी का जो वर्ड है ग्रीक वर्ड साइक से निकला है, जिसका मतलब क्या होता है, मीनिंग लाइफ या सोल, एंड लोगोस मीन स्टडी या एक्सप्लेनेशन। यानी कि साइक का मतलब दो वर्ड है ना, ये साइकोलॉजी, साइक और लॉजी। अच्छा, साइक का मतलब होगा लाइफ या सोल, और लोगोस का मतलब होगा स्टडी एक्सप्लेनेशन। आप ये कह सकते हैं सोल, स्टडी ऑफ सोल या स्टडी ऑफ लाइफ या एक्सप्लेनेशन ऑफ लाइफ, बेसिकली साइकोलॉजी की डेफिनेशन बनती है। अच्छा, द वर्ड, अच्छा एक बात याद रखिएगा, ये जो प्रीवियस सेशन था ना, इसमें नहीं, उससे जो पहले सेशन आया था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जो साइकोलॉजी है ना वो किस लैंग्वेज का वर्ड है या किस लैंग्वेज से लिया गया है। ये वाला क्वेश्चन आया हुआ था यूपीएससी के अंदर। तो ये याद रखिए, छोटी छोटी चीजें भी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं याद रखने के लिए। द वर्ड साइकोलॉजी वॉज नॉट इन कॉमन यूज बिफोर द 19th सेंचुरी। पहले 19th सेंचुरी से पहले बहुत ज्यादा इसको यूज नहीं किया जाता था, या बहुत ज्यादा साइकोलॉजी का वर्ड यूज नहीं होता था। एंड द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी डिड नॉट एक्चुअली बिकम एन इंडिपेंडेंट साइंस until the middle of 19th सेंचुरी। और 19th सेंचुरी के मिडल तक ये एक इंडिपेंडेंट फील्ड के तौर पर एग्जिस्ट ही नहीं करती थी साइकोलॉजी। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं, द वर्ड साइकोलॉजी वाज फर्स्ट यूज्ड इन रिनाइंस। रिनाइंस जो पीरियड है ना, ये हिस्ट्री के अंदर एक पीरियड को कहा जाता है रिनाइंस पीरियड। इन इट्स लैटिन फॉर्म साइकियोलॉजिया, साइकियोलॉजिया के तौर पर इसको यूज किया गया था पहली दफा। इट वाज फर्स्ट एम्प्लॉयड बाय द क्रोशियन ह्यूमनिस्ट एंड लैटिनिस्ट मार्को म्योरलिक इन हिज बुक। इसने अपनी बुक के अंदर इसका जिक्र किया था। बुक का नाम क्या था, ऑन द नेचर ऑफ ह्यूमन सोल इन द डेकेड ऑफ 1510 टू 1520, यानी कि 1510 से 1520 के दौरान इसका जिक्र हुआ।
साइकोलॉजी का किस किस वर्ड के तौर पर? साइकियोलॉजिया के तौर पर। ठीक है, इसकी बुक के अंदर इसने अपना जिक्र किया था। बुक का नाम क्या था? ऑन द नेचर ऑफ द ह्यूमन सोल। अच्छा, द अर्लीस्ट नोन रेफरेंस टू द वर्ड साइकोलॉजी, अगर हम साइकोलॉजी की बात करें तो वो कहता है इसका सबसे पहला रेफरेंस या अर्लीस्ट जो करीब तीन रेफरेंस इसका मिलता है ना साइकोलॉजी वर्ड का, इन इंग्लिश वाज बाय स्टीफन ब्लैंकार्ट इन 1694। ये स्टीवन ब्लैंकार्ट ने यूज किया था ये वर्ड इंग्लिश के अंदर 1694 के अंदर, 1694 में, इन द फिजिकल डिक्शनरी। द डिक्शनरी रेफर्स टू, डिक्शनरी में क्या लिखा था इसके बारे में? एनाटमी विच ट्रीट्स द बॉडी। एनाटमी के बारे में बात हुई थी उस डिक्शनरी के अंदर, जिसका मतलब था जो बॉडी के रिलेटेड था। और साइकोलॉजी विच ट्रीट्स ऑफ सोल, जिसको सोल की स्टडी या सोल से रिलेटेड बोला गया था साइकोलॉजी को। ये बात हो रही है 1694 की, यानी 1694 के आसपास इसको यूज हुआ साइकोलॉजी वर्ड का, ट्रीट्स ऑफ सोल यानी कि सोल से रिलेटेड। उसके बाद साइकोलॉजी इमर्ज एज एन इंडिपेंडेंट एकेडमिक डिसिप्लिन। उसके बाद एज ए एकेडमिक डिसिप्लिन या अलग से जो फील्ड के तौर पर ये डेवलप हुई है, बाकायदा तौर पर ऑफिशियली आप कह सकते हैं, इन 1879 1879 के अंदर, व्हेन अ जर्मन प्रोफेसर विलियम वोंट एस्टेब्लिश्ड द फर्स्ट साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी एट यूनिवर्सिटी ऑफ लिप्जिग जर्मनी। ये तो आपने पढ़ा ही होगा जब आप उसको पढ़ते हैं स्ट्रक्चरलिज्म और फंक्शनलिज्म को, कि इसने पहली लेबोरेटरी बनाई थी विलियम वुड ने 1879 के अंदर लिप्जिग यूनिवर्सिटी जर्मनी के अंदर। इन दिस लेबोरेटरी स्टूडेंट्स वर टॉट टू स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ माइंड। इस यूनिवर्सिटी इस लेबोरेटरी के अंदर जो स्टूडेंट्स हैं उनको वो स्ट्रक्चर ऑफ माइंड के बारे में सिखाया जाता था, बताया जाता था कि हाउ यू कैन स्टडी या हाउ यू कैन ऑब्जर्व ह्यूमन माइंड। अब आ जाते हैं एक इंटरेस्टिंग चीज है, या आप कह सकते हैं कि हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ये भी। आपको पता होना चाहिए कि कौन सी बेसिकली जो साइकोलॉजी की डेफिनेशन जो आज हम पढ़ रहे हैं ना, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड माइंड, तो वो कैसे डेवलप हुई है या कैसे आप कह सकते हैं कि इमर्ज हुई है। चलो जी, हिस्ट्री ऑफ डेफिनेशन, कैसे डेफिनेशन डेवलप हुई है साइकोलॉजी की, मीनिंग एंड डेफिनेशन। पहली जो डेफिनेशन है ना साइकोलॉजी की जो डेवलप हुई है या हमारे पास हमें मिलती है, वो है जी साइकोलॉजी एज साइंस ऑफ सोल या साइकोलॉजी एज द स्टडी ऑफ सोल। ठीक है, ये किसने दी थी? एरिस्टोटल और रिडोल्फ ने दी थी। ये याद रखिएगा, डेफिनेशन हिस्ट्री के तौर पर भी इसको आपने याद रखना, ये पूछा जाता है समटाइम कि साइंस ऑफ सोल किसने बोला था साइकोलॉजी को। अच्छा, इट इज डिनोटेड बाई साई। इसको ये साइन है, साई के तौर पर त्रिशूल टाइप का एक साइन होता है, उससे इसको डिनोट किया जाता है। द फर्स्ट लेटर ऑफ ग्रीक वर्ड साइक, जो ग्रीक वर्ड साइक का पहला लेटर है, फ्रॉम विच द टर्म साइकोलॉजी इज ड्राइव्ड, इसी से साइकोलॉजी को ड्राइव किया गया है। इज कॉमनली एसोसिएटेड विद द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी, और साइकोलॉजी की फील्ड के लिए ये साइन यूज किया जाता है, याद रखिएगा। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं, साइकोलॉजी हैज कम फ्रॉम द ग्रीक वर्ड साइक विच मीन सोल एंड लोगोस मींस स्टडी, तो इसका मतलब है कि स्टडी ऑफ सोल हो गया। हैंस इट वाज रिगार्डेड एज अ टॉक अबाउट सोल, यानी कि इसको फिर स्टडी की जगह पे इसको बोला जाने लगा या इसको कहा जाने लगा कि टॉक अबाउट सोल। लेटर ऑन इट वाज ऑब्जर्व दैट इट इज बेटर टू कॉल साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ सोल, मतलब बाद में फिर इसको साइंस ऑफ सोल के तौर पर पहचाना जाने लगा। पहले इसको टॉक अबाउट सोल के तौर पर देखा जाता था या डेफिनेशन की जाती थी, बाद में फिर उन्होंने बोला कि साइंस ऑफ सोल बेहतर वर्ड है या बेहतर डेफिनेशन है, रादर देन टू टॉक अबाउट सोल, के टॉक अबाउट सोल के बजाय। एज साइकोलॉजी इज अ साइंस एंड बेटर वर्ड बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। ये क्यों बेहतर था साइंस के तौर पर इसको लेना? इन रीजंस की बेस पे कौन कौन सी रीजंस थी? साइंस इज मोर सिस्टमैटिक एंड एग्जॉस्टिव देन टॉक। वो कहते हैं टॉक की बजाय जो साइंटिफिक मेथड है ना या साइंस है, ये ज्यादा सिस्टमैटिक है, ज्यादा जामे है, ज्यादा वसी है। टॉक गोज ऑन केयरलेसली एंड लूजली। जो टॉक की बात करते हैं ना, जस्ट बात करना, तो वो कहते हैं केयरलेसली हो सकता है या लूजली हो सकता है, ये सिस्टमैटिक तो नहीं होती ना। उसके बाद साइंस इज बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल नॉलेज एंड इम्प्लाइज इट टू हेल्प इन प्रिडिक्शन। ये एक तो ये प्रैक्टिकल नॉलेज होता है, दूसरा ये हेल्प करती है कि हम ये प्रिडिक्ट कर सके कि फ्यूचर में क्या होगा साइंस की बेस पे या क्या हो सकता है। साइंस हेल्प्स टू इंप्रूव नॉलेज बेस्ड ऑन एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशन,
और एम्पेरिकल ऑब्जर्वेशन की बेस पे हमें हेल्प करती है कि वी कैन इम्प्रूव आवर नॉलेज या वी कैन इंक्रीज आवर नॉलेज। अच्छा, एम्पेरिकल ऑब्जर्वेशन क्या होती है? एम्पेरिकल आप कह सकते हैं कि ये किस मानी में यूज होता है? ये तो एक एक्सपीरियंस के मानी में भी यूज होता है, दूसरा एक्सपेरिमेंट के मानी में भी यूज होता है। अच्छा, बट द डेफिनेशन ऑफ कंसीडरिंग साइकोलॉजी स्टडी ऑफ सोल वाज रिजेक्टेड। अब ये जो स्टडी ऑफ सोल था ना, ये जो डेफिनेशन थी, इसको रिजेक्ट कर दिया गया। किस बेस पे रिजेक्ट किया गया? ये डिफरेंट इसकी जो रीजंस हैं कौन कौन सी है देख लेते हैं। नेचर, ओरिजिन एंड प्लेस ऑफ सोल आर नॉट नोन। क्योंकि सोल की बात की गई है, वो कहता है कि जो सोल है ना, इसकी हमें नेचर का नहीं पता, इसके ओरिजिन का नहीं पता, इसके प्लेस का नहीं पता कि ये मतलब क्या है, कहाँ से आई है, कहाँ कहाँ एग्जिस्ट करती है, इसका हमें नहीं पता। इट हैज नो फिजिकल एग्जिस्टेंस, इसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस भी नहीं है। सोल की बात हो रही है, यानी कि रूह की बात हो रही है। एज अ साइकोलॉजी स्टूडेंट आपको ये जो बेसिक चीजें ना, ये पता होनी चाहिए। तो इसको अच्छे से आप लोग ना माइंड में बिठा लीजिएगा। अच्छा, सोल के बारे में आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ये साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोल या साइंस ऑफ सोल की जो डेफिनेशन है, ये क्यों रिजेक्ट हो गई, किन बेसिस पे रिजेक्ट हो गई? तो आप ये वाली रीजंस बताएंगे उसके लिए। याद रखिएगा, ये आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, आपसे टेस्ट में पूछा जा सकता है। इट हैज नो फिजिकल एग्जिस्टेंस। इन्होंने बोला है, जिन्होंने इस पर क्रिटिसिज्म किया, वो कहते हैं कि जो रूह है ना, इसको कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। इट कैन नॉट सीन एंड हर्ड, ना इसको सुना जा सकता, ना इसको देखा जा सकता। इट हैज नो हाइट एंड वॉल्यूम, ना इसकी हाइट ना वॉल्यूम है। इट इज अ मेटाफिजिकल कॉन्सेप्ट। ये एक मेटाफिजिकल कॉन्सेप्ट है। मेटाफिजिकल कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है? एक तो होता है फिजिकल, फिजिकल यानी कि जिसको देखा या छुआ जा सके। जो मेटाफिजिकल होता है ना, वो एंटिटी होती है, वो चीज होती है जिसको छुआ ना जा सके, देखा ना जा सके। मिसाल के तौर पर जैसे हवा है, हवा मौजूद है लेकिन इसको देखा नहीं जा सकता। जैसे माइंड है हमारा, मौजूद है लेकिन उसको देखा नहीं जा सकता। ये मेटाफिजिकल एंटिटीज हैं। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं। इट इज द थियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट बेस्ड ऑन सर्टेन थ्योरीज ऑफ रिलीजन एंड रिलेशनशिप टू गॉड। अब रूह के बारे में बात हो रही है ना, वो कहते हैं ये एक मजहबी सा तस्वुर है जो हाँ आपको रिलीजन की तरफ या आपको गॉड की तरफ लेके जाता है। दैट मेक्स साइकोलॉजी मोर ऑफ रिलीजन देन अ साइंस। जिसकी वजह से वो कहते हैं साइकोलॉजी एक रिलीजन बन सकती है साइंस की बजाय। ठीक है, जो मतलब अगर हम सोल की बात करते हैं, डेफिनेशन सोल के अकॉर्डिंग देखते हैं साइकोलॉजी को, तो फिर वो कहता है कि आप जो साइकोलॉजी है ना, ये एक मजहब के तौर पर हमें समझ आएगी या मजहब बन जाएगी एक साइंस की बजाय। सोल मेक्स द साइंस स्पेकुलेटिव एज इट कैन नॉट बी वेरीफाइड। वो कहते हैं कि सोल है ना, ये एक स्पेकुलेशन के तौर पर, मफरूजा के तौर पर बनाते हैं जिसको वेरीफाई नहीं किया जा सकता। ऐसी चीज के तौर पर जो सोल है ना, ऐसी चीज के तौर पर ये हमें मिलती है कि जिसको वेरीफाई ना किया जा सके। जाहिर सी बात है, सोल को ना देखा जा सकता, ना टच किया जा सकता है। दैट्स वाई वी कैन नॉट वेरीफाई, वी कैन नॉट टेस्ट, या वी कैन नॉट ऑब्जर्व द ह्यूमन सोल। तो इस वजह से ये रिजेक्ट हो गई थी। सो द डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी स्टडी ऑफ साइंस वाज अनसाइंटिफिक, स्टडी ऑफ सोल सॉरी, अनसाइंटिफिक एंड हेंस दिस इज डिस्कार्डेड। इसलिए इसको क्या कर दिया गया? रिजेक्ट कर दिया गया। अच्छा, सेकंड डेफिनेशन हमारे पास क्या है साइकोलॉजी की? साइकोलॉजी एज द साइंस ऑफ माइंड। बाद में विलियम जेम्स ने एक डेफिनेशन दी जिसको साइंस ऑफ माइंड कहा गया। द टर्म माइंड वाज कंसीडर्ड बेटर एंड इट वाज सब्स्टिट्यूटेड फॉर सोल। सोल का जो नाम था ना, उसको सब्स्टिट्यूट के तौर पर, उसके सब्स्टिट्यूट के तौर पर माइंड को यूज किया गया। माइंड को एक बेहतर वर्ड समझा गया कि यार ये वर्ड सही है। Hence the study of soul psychology changed to the study of mind। जो जो स्टडी ऑफ सोल वाली डेफिनेशन थी साइकोलॉजी की, वो चेंज होगी स्टडी ऑफ माइंड में। मतलब सोल की जगह माइंड ने ले ली। अच्छा, अब इसके हवाले से डिफरेंट व्यूज हैं हमारे पास माइंड के हवाले से। पहला क्या है? ले मैंस व्यू, माइंड इज समथिंग इन द बॉडी और हार्ट विच फील्स और एक्ट्स। वो कहते हैं कि जो माइंड है ना, बेसिकली बॉडी के अंदर, बॉडी या हार्ट के अंदर वो चीज है जो फील कर सकती है या एक्ट कर सकती है। इफ माइंड मीन समथिंग मिस्टीरियस टू आवर सेल्स, अगर माइंड का मतलब मिस्टीरियस है ना हमारे लिए, कि मुबहिम है, या आप माइंड का मतलब ये है कि जिसको हम देख नहीं सकते या फील नहीं कर सकते या टेस्ट नहीं कर सकते, तो फिर क्या होगा? इट वुड बी जस्ट द सेम एज सोल।
फिर ये सोल के तौर पर भी इसको देखेंगे, सोल की तरह ही हम इसको देखेंगे। हैंस दिस डेफिनेशन अगेन गॉट रिजेक्टेड। ठीक है, चूंकि ये मिस्टेरियस है माइंड भी हमारे लिए, यानी कि उसको देखा नहीं जा सकता, ना टेस्ट किया जा सकता है, तो ये डेफिनेशन भी रिजेक्ट हो गई उसकी। साइकोलॉजिस्ट व्यू माइंड इज कॉम्बिनेशन ऑफ सम टोटल ऑफ मेंटल प्रोसेसेस एंड इट स्टैंड्स फॉर पर्सनल एक्सपीरियंस ऑफ मैन। जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो कहते हैं कि जी ये माइंड जो है कॉम्बिनेशन ऑफ मेंटल प्रोसेसेस है, हमारे जो प्रोसेसेस हो रहे हैं, और पर्सनल एक्सपीरियंस ऑफ मैन है ये। फॉर एग्जांपल प्लेयर, पेन, विशेस, होप, एक्सपेक्टेशन, ड्रीम एंड डिजायर्स, ये सारे हमारे माइंड के अंदर होते हैं। मैनी अदर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मेंटल प्रोसेसेस वर आल्सो एक्सप्लेन्ड बिफोर रिजेक्टिंग द डेफिनेशन। इसको रिजेक्ट करने से पहले कुछ और चीजें भी देखी गई, मतलब और करेक्टरिस्टिक्स को भी देखा गया, ऑब्जर्व किया गया या मेजर किया गया, जिसमें कॉन्टिन्यूटी है, यूनिटी है, इमटेरियल है और प्राइवेट है। ये तमाम जो करेक्टरिस्टिक्स हैं माइंड के, इनको भी स्टडी किया गया इसको रिजेक्ट करने से पहले। अच्छा, इस पर क्रिटिसिज्म क्या था? इस पर जो हमारा माइंड वाली डेफिनेशन है, माइंड इज सब्जेक्टिव, वी कैन वी कैन नो आवर ओन माइंड बट नॉट द अदर्स, सो इट इज हाफ ट्रू। अब ये वाली जो डेफिनेशन इसलिए रिजेक्ट हो गई थी, एक रीजन ये थी कि माइंड जो है ना सब्जेक्टिव है, यानी कि ऑब्जेक्टिवली इसको देखा नहीं जा सकता, इसको टेस्ट नहीं किया जा सकता, इसको मेजर नहीं किया जा सकता, और इसके साथ साथ हम सिर्फ अपने माइंड के बारे में जान सकते हैं, किसी और के माइंड के बारे में नहीं जान सकते। सो इट इज हाफ ट्रू कि यार इसको आप आधा सच मान सकते हैं, कि सिर्फ जब आपकी अपनी बारी आएगी ना, तो उस वक्त तो ये सही हो जाएगी डेफिनेशन। जब आप दूसरों को स्टडी करने की बात करेंगे, यानी कि एज अ साइकोलॉजिस्ट आपने दूसरों को स्टडी करना है ना, तो उस वक्त ये डेफिनेशन पूरी नहीं उतरेगी साइकोलॉजी की। तो इसलिए ये भी फिर क्रिटिसिज्म था और रिजेक्शन में इसने भी बोला। अच्छा, उसके बाद अपना रोल प्ले किया, सॉरी। अच्छा, माइंड इंप्लाइज कॉन्टिन्यूटी एंड यूनिटी बट इट इज लैकिंग इन एबनॉर्मल ह्यूमन बीइंग, चिल्ड्रन एंड एनिमल्स। माइंड, वो कहते हैं माइंड के बारे में ये बात की जाती है कि इसमें कॉन्टिन्यूटी होती है, यूनिटी होती है, बट ये वाली जो करेक्टरिस्टिक्स है ना, वो ह्यूमन जो एबनॉर्मल एक ह्यूमन बीइंग होगा ना, या एबनॉर्मल बंदा होगा या पर्सन होगा, उसमें भी ये चीज लैक करेगी। जो बच्चे हैं उसके अंदर भी लैक करेगी, एनिमल्स के अंदर भी लैक करेगी। मिसाल के तौर पर अगर हम बात करें कि माइंड को जो है स्टडी करना है हमने, तो जैसे वो ऊपर हमने पढ़ा ना कि हाफ ट्रू है या हाफ सच है इसका, कि आप अपने माइंड को तो स्टडी कर सकते हैं, ठीक है, आप अपने माइंड के बारे में बात कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, लेकिन जब कहते हैं आपने नॉर्मल बंदे को या नॉर्मल पर्सन के माइंड को स्टडी करना है, तो उस वक्त क्या होगा? नहीं हो सकेगा। जब आपने किसी बच्चे के माइंड को स्टडी करना है, तो उस वक्त क्या होगा? बच्चा खुद तो नहीं बता सकेगा, इसका मतलब वहां भी फेल हो जाएगा। और जब हम एनिमल्स की बात करते हैं, तो एनिमल्स तो अपना आप बता ही नहीं सकते, ठीक है, हमने उनके बिहेवियर से या बाहर से देखना होता है ना। तो इसलिए ये वाली डेफिनेशन भी इस तरह से रिजेक्ट हो गई थी। अब थर्ड डेफिनेशन आ जाते हैं, साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस, जो विलियम वुड ने डेफिनेशन दी है। साइंस 1857 साइकोलॉजी वाज डिफाइंड एज साइंस, सॉरी, सिंस 1857 साइकोलॉजी वाज डिफाइंड एज साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस। इसको डिफाइन किया गया 1857 के अंदर। कॉन्शियसनेस रेफर टू द अवेयरनेस ऑफ सेल्फ और अदर्स। कॉन्शियसनेस का मतलब क्या होता है? बाशऊर होना। आपको जो चीज पता है, या आप कह सकते हैं आपको इस वक्त आप जो चीज सुन रहे हैं या देख रहे हैं, दैट इज योर कॉन्शियसनेस, ठीक है, या जो आप इस वक्त एक्सपीरियंस कर रहे हैं, दैट इज योर कॉन्शियसनेस। अब इसी की स्टडी को बोला गया था साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस, साइकोलॉजी को। अच्छा, हैंस कॉन्शियसनेस स्टैंड्स फॉर इनर एक्सपीरियंस ऑफ मैन, हिज थॉट्स, फीलिंग्स एंड मेमोरीज। ये साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस का मतलब क्या था, या कॉन्शियसनेस का मतलब क्या है? स्टैंड्स फॉर इनर एक्सपीरियंस, हमारे जो इनर एक्सपीरियंस होते हैं, फॉर एग्जांपल हमारी थॉट्स हैं, फीलिंग्स है और मेमोरीज वगैरह है, यही हमारा क्या है? कॉन्शियसनेस है। इस पर भी क्रिटिसिज्म हुआ था, इस डेफिनेशन पर भी। क्या था? अ स्मॉल पोर्शन ऑफ माइंड अराउंड 1/10, यानी कि एक का 10वां हिस्सा, इज कॉन्शियस एंड रिमेनिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट इज अनकॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस। अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्राइड के, हमारा बहुत थोड़ा सा पार्ट ऐसा है जो कॉन्शियसनेस पे मुश्तमिल होता है या कंसिस्ट कर रहा होता है, बाकी सारा हमारा अनकॉन्शियस या सब कॉन्शियस होता है। तो ये वाली वही वाली बात है कि जो कॉन्शियस माइंड की बात करें ना, कॉन्शियसनेस की बात करें, वो कहते हैं वो तो बहुत थोड़ा पार्ट है हमारी पर्सनैलिटी का। असल पार्ट जो आप कह सकते हैं कि ये जो कॉन्शियसनेस है, ये 10 में से एक हिस्सा है, बाकी 9 हिस्से जो है ना, वो तो आपका सब कॉन्शियस और अनकॉन्शियस है, ठीक है। तो वो कहते हैं कि आप जब कॉन्शियसनेस की बात करेंगे डेफिनेशन साइकोलॉजी की, तो वो फिर आप उन दोनों हिस्सों को निकाल दिया आपने, उनको इग्नोर कर दिया, तो वहां पर भी इशू आ गया। अच्छा, उसके बाद सेकंड क्या है? ह्यूमन कैन बी कॉन्शियस टू हिज और हर ओन मेंटल एक्टिविटीज एंड कैन नॉट नो द कॉन्शियसनेस ऑफ अदर।
आप अपने को तो जान सकते हो, दूसरों को नहीं जान सकते। दिस मेथड इज लाइक टू इंट्रोस्पेक्शन विच इज मोस्ट सब्जेक्टिव एंड ले साइंटिफिक मेथड। इस जो मेथड को बोला गया था इंट्रोस्पेक्शन के तौर पर, इंट्रोस्पेक्शन बोला गया था इस मेथड को, कि खुद को जानना या खुद को ऑब्जर्व करना, दैट इज इंट्रोस्पेक्शन। और इस इंट्रोस्पेक्शन को भी फिर बोला गया कि ये सब्जेक्टिव मेथड है, ठीक है, और ये लीस्ट साइंटिफिक मेथड है, इतना कोई ऑथेंटिक या इतना कोई काबिल भरोसा ये मेथड नहीं है इंट्रोस्पेक्शन वाला, इसलिए फिर इसको भी रिजेक्ट कर दिया गया था। साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ इमीडिएट एक्सपीरियंस विद कॉन्शियसनेस बीइंग द मेन सब्जेक्ट मैटर। ये विलियम वुड ने बोला कि जो कॉन्शियसनेस है ना, ये बेसिकली मेन सब्जेक्ट मैटर होना चाहिए साइकोलॉजी का, या जो हमारा इमीडिएट एक्सपीरियंस हो रहा होता है। उसके बाद टिचनर ने क्या बोला, साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ कॉन्शियस एक्सपीरियंस विच इज डिपेंडेंट अपॉन द एक्सपीरियंसिंग पर्सन। इसने डेफिनेशन की थी, ईबी टिचनर थे ना, इन्होंने डेफिनेशन की थी जो साइकोलॉजी है ना, कॉन्शियस एक्सपीरियंस की ही साइंस है, बट इट टोटली डिपेंड्स अपॉन उस पर्सन पर जो कि उसको एक्सपीरियंस कर रहा है। मिसाल के तौर पर अगर मैंने देखना है कि कोई चीज कितनी ठंडी या गर्म है, तो मैंने आपको ही देनी है ना, आपको आपके हाथ में दूंगा कि इसको पकड़ के बताओ ये ठंडी है या गर्म है। तो अब ये जो एक्सपीरियंस है ना, टीचर कहता कि ये वो जो एक्सपीरियंस करने वाला ना उस पर डिपेंड करेगा। अब ये उसकी मर्जी है, वो जिस तरह से भी आपको बता दे या एक्सपीरियंस कर ले वो, ठीक है। तो वो इसको इस तरह से देखता था। वो कहता है कॉन्शियस एक्सपीरियंस की स्टडी तो है, बट इट डिपेंड्स अपॉन एक्सपीरियंसिंग पर्सन, जो एक्सपीरियंस कर रहा है उस पर डिपेंड करेगी, वो हमें जो बताएगा हमें उसी पर आगे बढ़ना होगा या उसी के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। उसके बाद फोर्थ डेफिनेशन है साइकोलॉजी एज द साइंस ऑफ बिहेवियर। इसको साइंस ऑफ बिहेवियर के तौर पर देखा जाता है, जिसको जो डेफिनेशन दी थी जेबी वॉटसन ने। जेबी वॉटसन जो कि बिहेवियरिज्म के भी बानी हैं, फाउंडर हैं, उन्होंने ये डेफिनेशन दी थी। अच्छा, इसको देख लेते हैं। दिस इज द मोस्ट एक्सेप्टेड डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी इन मॉडर्न एरा। मॉडर्न साइकोलॉजी के अंदर ये मोस्ट एक्सेप्टेड डेफिनेशन है। बिहेवियर यानी कि दूसरों के मुकाबले में इसको ज्यादा एक्सेप्ट किया गया, इसको ज्यादा वैलिड माना गया। बिहेवियर अकॉर्डिंग टू द वुडवर्थ इज द कलेक्टिव नेचर ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज। हमारी जो डिफरेंट एक्टिविटीज होती हैं उन सबको मिलाएं तो हमारा बिहेवियर बनता है। मिसाल के तौर पर कॉग्निटिव एक्टिविटीज, कोग्निटिव एक्टिविटीज, अफेक्टिव, ये सारी क्या है, हमारी एक्टिविटीज हैं जो मिलकर बिहेवियर बनाती हैं। ये कौन, जैसा कि इन ये कॉग्निटिव, कॉग्निटिव और अफेक्टिव का मतलब क्या, नोइंग, डूइंग और फीलिंग वगैरह, जानना, करना और फील करना, ये कहते हैं हमारा बिहेवियर बनता है। बिहेवियर इज क्लासिफाइड इन द फॉलोइंग थ्री कैटेगरीज। तीन कैटेगरीज में इसको डिफाइन किया जाता है बिहेवियर को। कॉग्निटिव बिहेवियर, इट इज कंसर्न्ड विद द नोइंग एंड थिंकिंग प्रोसेस। हमारा जो मेंटल एक्टिविटीज होती है ना, दैट इज कॉग्निटिव बिहेवियर। उसके बाद अफेक्टिव बिहेवियर, हाउ वी फील, बेसिकली इट इज कंसर्न्ड विद द फीलिंग्स, एंगर, फियर, जेलसी वगैरह, ये हमारा अफेक्टिव बिहेवियर है। उसके बाद कॉग्निटिव बिहेवियर, कॉग्निटिव नहीं कॉग्निटिव बिहेवियर, कॉग्निटिव बिहेवियर इट इज कंसर्न्ड विद मोटर एक्टिविटी, कि हम किसी चीज को फील करने के बाद, माइंड में सोचने के बाद हम क्या करते हैं, क्या बिहेवियर शो करते हैं प्रैक्टिकली या फिजिकली, दैट इज यूर कॉग्निटिव बिहेवियर। जैसे साइकिलिंग है, प्लेइंग है, रनिंग है, एटसेट्रा। अच्छा, उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज है, इट शुड बी नोटेड दैट नो पीस ऑफ बिहेवियर इज प्योरली ऑफ वन कैटेगरी। वो कहते कि जो कोई भी जो बिहेवियर है ना, वो कोई इस एक कैटेगरी में नहीं आएगा। हम कोई भी बिहेवियर शो करते हैं ना, तो वो कोई भी इन तीनों में से किसी एक कैटेगरी में नहीं आएगा। ये नहीं कह सकते कि अभी कोई बिहेवियर है तो वो अफेक्टिव में आएगा, या अभी कोई बिहेवियर है तो वो कॉग्निटिव में आएगा। वो कहते हैं कि जो बिहेवियर, इट मे बी हैविंग डोमिनेंस ऑफ एनी वन एस्पेक्ट्स और इक्वल पार्टनरशिप ऑफ ऑल थ्री। कहता है कि लाजमी नहीं कि ऐसा हो, ठीक है, कि वो एक ही पार्ट इसमें रोल प्ले करे या एक ही तरह का बिहेवियर हो। वो कहते हैं ये जो तीनों टाइप के बिहेवियर हमने देखे ना, यानी कि कॉग्निटिव हो गया, अफेक्टिव हो गया और कॉग्निटिव हो गया, सम टाइम ये जो हमको बिहेवियर परफॉर्म कर रहे होते हैं, ये सब अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं उसके अंदर, या दो कर रहे होंगे, ठीक है, या तीनों मिलकर अपना रोल प्ले करेंगे और बिहेवियर बन रहा होगा। तो ये इस तरह से बिहेवियर की डेफिनेशन। उसके बाद कुछ और डेफिनेशंस भी हमारे पास, साइकोलॉजी इज द पॉजिटिव साइंस ऑफ बिहेवियर, ये वाटसन ने दी थी। उसके बाद साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ बिहेवियर एंड एक्सपीरियंस, स्किनर ने। साइकोलॉजी इज कंसर्न्ड विद द साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन ऑफ बिहेवियर, ये मन ने दी थी। साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड ह्यूमन रिलेशनशिप, ये क्रो ने दी थी। उसके बाद साइकोलॉजी इज कंसर्न्ड विद ऑब्जर्वेबल ह्यूमन बिहेवियर, ये गैरिसन और अदर्स ने इसको डिफाइन किया था। अब ये जो जितनी भी डेफिनेशन हमने पढ़ ली है ना, इसकी बेस पे वो कहता है हम कुछ रिजल्ट्स निकाल सकते हैं, कुछ नताइज निकाल सकते हैं। वो कौन से? साइकोलॉजी इज रिगार्डेड एज अ साइंस, कि साइकोलॉजी को हम एज अ साइंस देख सकते हैं, समझ सकते हैं या उसको कंसिडर कर सकते हैं। उसके बाद इट इज अ पॉजिटिव एंड एम्पेरिकल साइंस, ये एक पॉजिटिव और एम्पेरिकल साइंस। एम्पेरिकल का मतलब मैंने बता दिया कि मतलब ऐसी चीज जिसको एक्सपीरियंस किया जा सके, एक्सपीरियंस करके
हम उसको कंफर्म कर सके या एक्सपेरिमेंट करके उसको कंफर्म कर सके। उसके बाद इट इज द ब्रांच ऑफ नेचुरल साइंस, इट इज अ साइंस ऑफ बिहेवियर एंड नॉट ऑफ मैटर। ये बिहेवियर की साइंस है, मैटर की साइंस नहीं है, ये याद रखना है आपने। ये इसमें भी आपको फंसाया जा सकता है कि साइंस तो बोला जाता है, तो बिहेवियर की साइंस है, मैटर की साइंस है, या आप कह सकते हैं कि मेटाफिजिकल एंटिटीज की साइंस है ये इस तरह से आपको पूछा जा सकता है। इट कैन नॉट बी कॉल्ड एज प्योर साइंस लाइक मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि क्या ये दूसरे जो फिजिकल सब्जेक्ट्स हैं या हार्ड सब्जेक्ट्स हैं जैसे मैथमेटिक्स है, केमिस्ट्री है, उस तरह की साइंस है, या ये उस तरह की साइंस नहीं है। It studies physical, mental, emotional, and social behavior, and it also studies cognitive activities like memory, thinking, imagination, learning, intelligence. ये तमाम चीजें इसके दायरा कार में आती हैं। It studies behavior of human being and animals. ये जो है साइकोलॉजी क्या है? It studies human the behavior of human being and animals. के इंसानों के बिहेवियर को भी स्टडी किया जाता है इसके अंदर, साइकोलॉजी के अंदर। इसके साथ साथ जानवरों के बिहेवियर्स को भी we can study in the psychology, ये याद रखिएगा। अब आ जाते हैं लास्ट डेफिनेशन, फिफ्थ डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी, जो कि आज कल हम पढ़ते हैं, जिसको एक्सेप्ट किया जाता है। साइकोलॉजी इज साइंटिफिक स्टडी ऑफ माइंड एंड बिहेवियर। माइंड और बिहेवियर की जो स्टडी है उसको साइकोलॉजी बोला जाता है। ये डेफिनेशन ऐसी है जो आजकल चलती है। पहले ऐसा होता था, अकेली माइंड की डेफिनेशन की तो उसमें भी उन्होंने बोला कि यार ये नहीं सही, आपने माइंड को तो स्टडी नहीं किया जा सकता। जब बिहेवियर वाली बात आई तो बिहेवियर पे उन्होंने बोला कि आपने बिहेवियर को तो चलो कंसीडर कर लिया, लेकिन आपने जो मेंटल प्रोसेस है, फीलिंग्स है, थॉट्स हैं, उनको कंसीडर नहीं किया, तो वहां पर भी थोड़ी सी खामी आ गई थी। फिर उन्होंने क्या किया, फाइनल डेफिनेशन भैया बना दी, माइंड एंड बिहेवियर की स्टडी कर दिया। तो अब इस यही लेटेस्ट डेफिनेशन है। इट इज सब्जेक्ट मैटर इंक्लूड्स द बिहेवियर ऑफ ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन। इसका जो सब्जेक्ट मैटर है, यानी कि इसमें ह्यूमंस को भी स्टडी किया जाता है और नॉन ह्यूमंस यानी कि जानवरों को भी किया जाता है। बोथ कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस फिनोमिना, इसमें कॉन्शियस को भी स्टडी किया जाता है और अनकॉन्शियस फिनोमिना को भी स्टडी किया जाता है। एंड मेंटल प्रोसेसेस सच एज थॉट, फीलिंग एंड मोटिव्स, इसमें इन चीजों को भी स्टडी किया जा सकता है जाता है। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि ये कंप्लीट डेफिनेशन समझी जाती है साइकोलॉजी की। Psychology is an academic discipline of immense scope, क्रॉसिंग द बाउंड्रीज बिटवीन द नेचुरल एंड सोशल साइंसेज। यानी कि अब बहुत तरक्की कर रही है जो साइंस है साइकोलॉजी। अब ये साइकोलॉजी को हम ये देख लेते हैं एक टेबल की फॉर्म में, या आप कह सकते हैं पिक्चर की फॉर्म में, कि सबसे पहले इसको स्टडी ऑफ सोल बोला गया, फिर स्टडी ऑफ माइंड बोला गया, उसके बाद स्टडी ऑफ कॉन्शियस एक्सपीरियंस बोला गया, उसके बाद स्टडी ऑफ बिहेवियर बोला गया। इसको इस तरह भी कहा जाता है कि सबसे पहले इसने अपनी साइकोलॉजी ने अपनी रूह खोई, यानी कि इसकी रूह को खत्म किया गया, फिर इसके माइंड को खत्म किया गया, फिर उसके बाद इसके कॉन्शियसनेस को खत्म किया गया, और उसके बाद फिर इसके बिहेवियर की बात की गई, और फिर बाद में बिहेवियर और माइंड को मिला दिया गया, और इस तरह से इसकी डेफिनेशन बना दी गई। अब आ जाते हैं गोल्स ऑफ साइकोलॉजी की तरफ। गोल्स ऑफ साइकोलॉजी को हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं कि गोल्स ऑफ साइकोलॉजी का मतलब क्या होता है। द फोर मेन गोल्स ऑफ साइकोलॉजी, यानी कि साइकोलॉजी करती क्या है बेसिकली, ठीक है, उसका मकसद क्या होता है, वो किस तरह से चीजों को अंडरस्टैंड करती है, स्टडी करती है, ये देखते हैं बेसिकली। वो कहते हैं जी साइकोलॉजी के चार गोल होते हैं बेसिकली, या आप कह सकते हैं कि उसने जब कोई चीज करनी है ना, या किसी चीज को स्टडी करना है, तो उसके अंदर चार स्टेप्स होते हैं। डिस्क्राइब, एक्सप्लेन, प्रेडिक्ट एंड चेंज, या कंट्रोल। ठीक है, चेंज और कंट्रोल, ये चार स्टेप्स होते हैं जब हम गोल्स की बात करते हैं, या चार गोल्स होते हैं इसके। सबसे पहला टू डिस्क्राइब, इसने ये डिस्क्राइब करना है साइकोलॉजी ने कि हो क्या रहा है, व्हाट इज हैपनिंग, डिस्क्राइबिंग अ बिहेवियर कॉग्निशन इन द फर्स्ट गोल ऑफ साइकोलॉजी, कि ये पहला गोल है कि आप डिस्क्राइब करेंगे कि व्हाट इज हैपनिंग साइकोलॉजी। ठीक है, डिस्क्राइबिंग द सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन, कि डिप्रेशन के सिम्टम्स, बेसिकली डिप्रेशन में क्या हो रहा है, सिम्टम्स शो हो रहे हैं कि ये पर्सन ये सिम्टम शो कर रहा है कि वो उदास है, खाना नहीं खा रहा, नींद नहीं आ रही, ठीक है, सुसाइडल थॉट्स हैं, तो ये हो रहा है। उसके बाद एक्सप्लेन, उसके बाद साइकोलॉजी करती है एक्सप्लेन कि ये क्यों हो रहा है। वंस रिसर्चर हैव डिस्क्राइब्ड बिहेवियर, आपने वो बिहेवियर देख लिया, ठीक है, कि डिस्क्राइब कर दिया, उसके बाद अब क्या करेंगे, द नेक्स्ट स्टेप इज टू एक्सप्लेन हाउ और व्हाई दिस अकर्स, कि ये क्यों हो रहा है। ठीक है, इसके अंदर कैसे, मतलब मिसाल क्या होगी इसकी, explaining the neurological basis of depression including imbalances in neurotransmitters such as serotonin and norepinephrine।
आप फिर उसका न्यूरोलॉजिकल बेसिस बता सकते हैं, आप इसके फिजियोलॉजिकल बेसिस बता सकते हैं, आप उसके इन्वायरमेंटल आप कह सकते हैं रीजंस बता सकते हैं, कॉजेज बता सकते हैं कि ये बिहेवियर बेसिकली क्यों हो रहा है। जो कोई भी रीजन हो ना डिप्रेशन की, कोई भी रीजन हो, चाहे वो फिजिकल है, इन्वायरमेंटल है, वो जेनेटिकली है, या वो कुछ भी है, तो उसमें क्या है ना, आपके जो मेन चीज होगी ना, वो न्यूरोट्रांसमीटर गड़बड़ करेंगे, न्यूरोट्रांसमीटर्स में गड़बड़ होगी। जब न्यूरोट्रांसमीटर्स में गड़बड़ होगी तो वो डिप्रेशन होगा, और वो न्यूरोट्रांसमीटर उसी वक्त गड़बड़ करेंगे जब कहीं ना कहीं से उसको कोई प्रॉब्लम आएगी। वो फिजिकल हो सकती है, वो इन्वायरमेंटल हो सकती है, वो किसी और तरीके से हो सकती है। तो इसलिए यहां पर सिर्फ हाईलाइट कर दिया गया न्यूरोट्रांसमीटर्स को, कि बेसिकली जब ये वाला सीरोटोनिन जो कम हो जाता है ना, जब सीरोटोनिन कम हो जाएगा तो डिप्रेशन हो जाता है बंदे को। ठीक है, तो सीरोटोनिन की हम बताएंगे, फिर हम सीरोटोनिन और नॉरएपिनेफ्रिन की बात करेंगे कि ये अपना रोल प्ले करते हैं, और फिर उसके बाद हम रीजन के पीछे जाएंगे कि ये कम क्यों हुआ है। ये हो गया जी एक्सप्लेन सेकंड गोल। अब थर्ड गोल क्या होता है? टू प्रिडिक्ट। अब हमारे पास हमें पता भी चल गया कि क्या बिहेवियर शो हो रहा है, हमें यह भी पता चल गया क्यों हो रहा है। अब इन दोनों बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, हम ये प्रिडिक्ट करते हैं कि व्हेन दिस विल हैपन अगेन, ये दोबारा कब होगा। साइकोलॉजी एम्स टू बी एबल टू प्रिडिक्ट फ्यूचर बिहेवियर फ्रॉम द फाइंडिंग ऑफ एम्पिरिकल रिसर्च। आप रिसर्च करने के बाद, अंडरस्टैंड करने के बाद, ठीक है, सारा केस समझने के बाद आप ये कह सकते हैं कि इसकी वजह से फ्यूचर में क्या होगा, या ये बिहेवियर फ्यूचर में कब हो सकता है। दैट इज योर प्रिडिक्शन इन साइकोलॉजी। For example, predicting future behavior or effects on the basis of previous experience or knowledge। आपके पास जो प्रीवियस एक्सपीरियंस या नॉलेज है उसकी बेस पे आप फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर दें, या आपने जो एक्सपीरियंस किया ना डिप्रेशन वाले पेशेंट के साथ, उसकी बेस पे आप प्रेडिक्ट कर सकें कि हाउ व्हेन इट विल हैपन अगेन। उसके बाद लास्ट हमारे पास है, लास्ट गोल हमारे पास चेंज और कंट्रोल। इसमें क्या करते हैं, हमें यह भी पता चल गया क्या हो रहा है, हमें यह भी पता चल गया क्यों हो रहा है, और उसके बाद हमें यह भी पता चल गया कि ये कब हो सकता है दोबारा। अब हम करेंगे चेंज या कंट्रोल उस बिहेवियर को। वन साइकोलॉजी हैज डिस्क्राइब्ड, एक्सप्लेन्ड एंड मेड प्रेडिक्शंस अबाउट बिहेवियर, चेंजिंग और कंट्रोलिंग अ बिहेवियर इज अटेम्प्टेड। उसके बाद हम फिर चेंज या कंट्रोल करते हैं बिहेवियर को, कि हाउ वी कैन अवॉइड दिस बिहेवियर, या हाउ वी कैन चेंज विद दिस बिहेवियर जो बेसिकली हो रहा है, या होने वाला है, या हो सकता है। जब हमें पता है कि ये कॉजेज हैं इस बिहेवियर की, अगर ये कॉजेज दोबारा भी उसके साथ हुई, ये वाली रीजन उसके साथ दोबारा अटैच रही, तो बिहेवियर दोबारा क्या होगा, होगा दोबारा से वो परफॉर्म करेगा। तो जब ऐसा हमें पता चल गया कि वो कब परफॉर्म करेगा, तो हम फिर इसका मतलब है उसको कंट्रोल करेंगे। कंट्रोल भी कर सकते हैं जब हमें ये सारी चीजें पता चल गई। कंट्रोल करने के लिए हम क्या करते हैं, implementing cognitive behavioral therapy techniques to help individuals challenge and change negative thought patterns associated with depression। हम फिर थेरेपी टेक्निक्स अप्लाई करते हैं कॉग्निटिव बिहेवियर, या कोई भी मतलब कोई भी प्रॉब्लम होगी, जिस तरह की भी प्रॉब्लम होगी, हम उसके अकॉर्डिंग ही फिर क्या कर रहे होंगे, अपनी प्लानिंग कर रहे होंगे, या अपनी स्ट्रेटेजीज डिफाइन कर रहे होंगे। अच्छा, अब आपसे पीपीएससी के अंदर कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है गोल्स ऑफ साइकोलॉजी में? गोल्स ऑफ साइकोलॉजी में आपसे पूछा जा सकता है कि हाँ जी बताएं, डिस्क्राइब का मतलब क्या होगा। साइकोलॉजी के अंदर जब गोल्स की बात की जाती है, डिस्क्राइब का मतलब क्या होगा, तो वो आप बताएंगे कि व्हाट इज हैपनिंग। उसके बाद एक्सप्लेन का मतलब व्हाई, प्रेडिक्ट का मतलब व्हेन। ठीक है, इस तरह से आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। या आपको कोई बिहेवियर दे के पूछा जा सकता है कि इसको गोल्स के अकॉर्डिंग बयान करें। उसके बाद ये डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आपको डेफिनेशन पूछी जा सकती हैं, डेफिनेशन कौन सी किसने दी है, उसके बाद ये डेफिनेशन क्यों रिजेक्ट हुई है, रीजंस बताएं, या ये डेफिनेशन के अंदर बेसिकली इसका मकसद क्या है, या इसका आप कह सकते हैं कॉन्सेप्ट क्या है। ये सारी चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं उसमें टेस्ट में, और खास तौर पर इंटरव्यू के अंदर। और एक बात आपने और याद रखनी है कि जब आप टेस्ट को तैयार करेंगे ना, तो ये अपने जहन में रखनी है कि आप सिर्फ टेस्ट को प्रिपेयर नहीं कर रहे, आप साथ साथ इंटरव्यू को भी प्रिपेयर कर रहे हैं। अगर ये अप्रोच अभी से रखेंगे ना, तो आपका साथ साथ इंटरव्यू भी फ्री में क्लियर हो जाएगा, या फ्री में आपका प्रिपेयर हो जाएगा। अदरवाइज आपको दोबारा से सारी चीजें, जब वो टेस्ट हो जाता है, आपका नाम मेरिट में आ जाता है, तो आपको दोबारा से वो सारी एफर्ट करना पड़ती है अगेन इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए। तो ये साथ साथ अभी से आपने अपना माइंडसेट बना के रखना है, और साथ साथ ही क्वेश्चंस बनाते जाना, या माइंड में रखना है कि हाउ इंटरव्यू कैन आस्क मी अब क्वेश्चन अबाउट एनी टॉपिक, या जो भी हम पढ़ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आपने इस चीज को माइंड में रखना, जैसे साथ साथ मैं भी हाईलाइट करता जाऊंगा जब हम पढ़ेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर आपसे पूछा जाए कि सोल की डेफिनेशन
रिजेक्ट क्यों हो गई है, किन बेसिस पे इसको रिजेक्ट किया गया या एक्सेप्ट नहीं किया गया। तो आप बताएंगे जी ये साइंटिफिक नहीं है, इसको टच भी नहीं किया जा सकता, टेस्ट भी नहीं किया जा सकता, और ये ऑथेंटिक भी नहीं है, इसका जो मतलब इसको हम मैयर भी नहीं कर सकते। इस तरह की सारी बातें जो होगी जिसकी वजह से मतलब हम इसको वैलिडेट नहीं कर सकते, इसको हम इसकी वेरिफिकेशन नहीं कर सकते, वेरीफाई नहीं कर सकते। दैट्स इसको रिजेक्ट कर दिया गया था। मतलब इस तरह से आपने कॉन्सेप्ट्स अपने माइंड में बिठाने हैं। ये वाला जो आपका चैप्टर ना, ये याद रखना है आपने कि इसमें जल्दबाजी नहीं करनी। ये वाला जो चैप्टर आपकी बेस बनाने के लिए मैंने इसको ये करवाने लगा हूं, अगर अदरवाइज इसको करवाने की जरूरत नहीं थी, जो आप लोगों का लेवल है। लेकिन हमने बनानी है अपनी बेस, हमने कॉन्सेप्चुअल बेस बनानी है, हमने अंडरस्टैंडिंग करके आगे चलना, हमने कोई वो तुक्के शुक्के नहीं लगाने, हमने कोई सतही तौर पर नॉलेज नहीं गेन करना, हमने बेसिकली इसकी जड़ों में उतरना है साइकोलॉजी की। जो भी कॉन्सेप्ट होगा उसको अंडरस्टैंड करके आगे बढ़े, और फिर वो आगे डॉट से डॉट जुड़ता जाएगा आपका, जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे ना। और फिर एक टाइम ऐसा आता है कि आप जब आप बैठे होते हैं इंटरव्यू देने के लिए, या जब आपके सामने कोई पेशेंट आता है ना, तो आप उसको देखने के बाद फौरन से उसकी जड़ तक पहुंच जाते हैं कि ये प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है। अदरवाइज हम तामक टोई मारते रहते हैं कि यार ये मैं क्या करूं। फिर वही जो रवायती से तरीके होते हैं कि सीबीटी लगाओ और जान छुड़ाओ। तो मतलब ये चीजें हैं। उसके बाद आपका फिर इंटरव्यू है, उसके बाद फिर आपका टेस्ट है। तो जब आपने बेस बनाई होगी, आपने डेप्थ में जाके चीजों को अंडरस्टैंड किया होगा ना, तो आपके लिए टेस्ट देना मुश्किल नहीं होगा, कोई मसला ही नहीं होगा क्लियर करना, और इंटरव्यू भी क्लियर करना कोई मसला ही नहीं होगा आपके लिए। इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपके अंदर जब आप चीजों को डेप्थ में जाके देखते हैं, अंडरस्टैंड करके देखते हैं। और जल्दबाजी नहीं करनी चीजों को। अगर एक लाइन ऐसी बोली जा रही है, आपको लगे कि यार ये लाइन तो इसमें तो कुछ खास है ही नहीं, लेकिन वो कहीं ना कहीं जाके डॉट जुड़ेगा जरूर। ये बात आप जहन में रखिएगा। अच्छा जी, थोड़ा सा और पढ़ते हैं हम। अच्छा, अब थोड़ा सा इसको हम थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से लेके चलते हैं साइकोलॉजी को, इस चैप्टर को। बिकॉज वी आर फ्रीक्वेंटली एक्सपोज टू द वर्क ऑफ साइकोलॉजिस्ट इन आवर एवरीडे लाइफ। वो हम अब साइकोलॉजिस्ट के बारे में बात होगी कि वो कैसे लेके चलते हैं चीजों को। वी ऑल हैव एन आइडिया अबाउट द व्हाट साइकोलॉजी इज एंड व्हाट साइकोलॉजिस्ट डू। हमें ये पता है कि साइकोलॉजी क्या और साइकोलॉजिस्ट क्या करते हैं। इन मैनी वेज योर conceptions आर करेक्ट। Psychologists do work in forensic field and they do provide counseling and therapy for people in distress. Forensic psychology में काम करते हैं, वो counseling वगैरह देते हैं। But there are hundreds of thousands of psychologists in the world and many of them do other types of work. लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जो और इसके अलावा भी बहुत सारा काम करते हैं। Many psychologists works in laboratory, hospitals and other fields. दूसरी फील्ड के अंदर काम करते हैं। Psychologists also work in schools and business and they use a variety of methods including observation, क्वेश्चनायर, इंटरव्यूज, लेबोरेटरी स्टडीज टू हेल्प देम अंडरस्टैंड बिहेवियर। अब वो कहते हैं कि काउंसलिंग तो देते देते हैं, इसके अलावा और बहुत सारे जो है ना फील्ड्स के अंदर साइकोलॉजिस्ट क्या कर रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं। अब वो कहना क्या चाह रहा है, वो कहते हैं कि जब वो काम कर रहे होते हैं ना, तो वो डिफरेंट चीजों को क्या कर रहे होते हैं, डिफरेंट टूल्स को यूज करते हैं। दे यूज वेराइटी ऑफ they use variety of methods including observation, questionnaires, interviews and laboratory studies to help them understand behavior. आप बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने लिए डिफरेंट मेथड्स यूज करते हैं। यानी कि जब आपके पास कोई पेशेंट आता है ना, तो आप उस पर सबसे पहले तो उसका इंटरव्यू करते हैं हिस्ट्री लेने के लिए। उसके बाद आपको लगे कि यार कोई टेस्ट अप्लाई करने वाला है, आपको अंडरस्टैंडिंग ना हो रही है, तो फिर आप डिफरेंट टेस्ट अप्लाई करके देखते हैं। यानी कि डिफरेंट टूल्स या मेथड्स आप यूज कर रहे होते हैं। अब यहां से क्वेश्चन रेज होता है कि आपसे पूछा जा सकता है कि हाँ जी बताएं, साइकोलॉजिस्ट क्या काम करता है या किस तरह से काम करता है। तो आप इस चीज को अंडरस्टैंड कीजिएगा कि साइकोलॉजिस्ट क्या करता है, इंटरव्यू से स्टार्ट करता है, केस हिस्ट्री से स्टार्ट करता है, उसके साथ साथ यानी कि ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन, केस हिस्ट्री वगैरह, और इससे स्टार्ट करता है। उसके बाद फिर वो आगे फर्दर जैसे जैसे उसको चीज की जिन जिन टूल्स की जरूरत पड़ती है उनको वो अप्लाई करता जाता है, जैसे क्वेश्चनर वगैरह हो गया, या लेबोरेटरी स्टडीज हो गई, या एक्सपेरिमेंट्स हो गए, ये सारी चीजें वो करता रहता है। या प्रैक्टिकल, या आप कह सकते हैं कि जो ओरिजिनल इन्वायरमेंट है उसके अंदर आप कह सकते हैं फील्ड स्टडी कह सकते हैं, वो बाद में अकॉर्डिंग टू नीड करता रहता है यूज। अब ये चीज आपको पता होनी चाहिए ताकि आप कॉन्फिडेंटली आंसर कर सकें जब इंटरव्यू आपसे लिया जाए। अच्छा, उसके बाद दिस चैप्टर प्रोवाइड्स एन इंट्रोडक्शन टू द ब्रॉड फील्ड ऑफ साइकोलॉजी एंड द मैनी अप्रोचेस दैट साइकोलॉजिस्ट टेक टू अंडरस्टैंड ह्यूमन बिहेवियर। बहुत से अप्रोचेस को वो जो यूज करते हैं बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने के लिए, वो भी देखेंगे। वो विल कंसीडर हाउ साइकोलॉजिस्ट कंडक्ट साइंटिफिक रिसर्च। इंपॉर्टेंट चीज है कि देखेंगे कि साइंटिफिक रिसर्च कैसी होती है,
We will look at some of the most important approaches used and topics that the careers studied by psychologists. We will consider the variety of fields in which psychologists work and the careers that are available. कौन सी चीजें, कौन से फील्ड, किन चीजों में वो किन फील्ड्स में वो काम करते हैं, कौन से करियर हो सकते हैं। तो आप वो कहते हैं उनमें से अपने हिसाब से चीजों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, देख सकते हैं। यू मे फाइंड दैट एट लीस्ट सम ऑफ योर preconceptions about psychology will be challenged and changed, and you will learn that psychology is a field that will provide you with new ways of thinking about your own thoughts, feelings and actions। वो कहता है कि जब आप ये सारी चीजें पढ़ रहे होंगे ना, तो आपके जो अपने पहले से बिलीफ बने होंगे या थॉट प्रोसेसेस बने होंगे, हो सकता है कि वो चैलेंज हो, आपको लगे कि यार मैं तो ये इससे उलट सोचता था, लेकिन असल में वो चीज किसी और तरह से निकले। ये सारी चीजें आपने माइंड में रखनी है, और बाद में जब आप इन चीजों को, इस चैप्टर को पढ़ लेंगे या इन टॉपिक्स को पढ़ेंगे, तो आपको खुद ही अंदाजा होगा कि वाकई ही कोई ना कोई चेंज आया। अब यहाँ पर एक पिक्चर है हमारे पास, उसने क्वेश्चन रेज किया कि ये डिफरेंट बिहेवियर्स आपके सामने है पिक्चर के अंदर, 1 2 3 4 5 तरह के बिहेवियर्स हैं। ये जो बिहेवियर्स हैं वो कहते हैं कि आपके ख्याल में ये क्यों हो रहे हैं, ये इसी तरह से क्यों कर रहे हैं, सवाल है ना ये। अब ये इसका आंसर क्या है, इसका आंसर आपको साइकोलॉजी करती है। जब आप किसी बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने जाते हैं तो आपको उसकी रीजन पता चलती है थ्रू साइकोलॉजी। अच्छा, अब आ जाते हैं साइकोलॉजी एज अ साइंस। साइकोलॉजी एज अ साइंस है, इसको साइंस के तौर पर कैसे देखा जाता है? Despite the difference in their interest areas of study and approaches, all psychologists have one thing in common: they rely on the scientific method। कहते हैं साइकोलॉजिस्ट चाहे जितना किस्म का मर्जी हो, जो जिस फील्ड में मर्जी वो काम कर रहा है, उनमें एक चीज कॉमन होगी, वो क्या होगा? साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक मेथड के थ्रू वो चलते हैं आगे, या स्टडी करते हैं या काम करते हैं साइकोलॉजी के अंदर। रिसर्च साइकोलॉजिस्ट यूज साइंटिफिक मेथड्स टू क्रिएट न्यू नॉलेज अबाउट द कॉजेज ऑफ बिहेवियर। कॉजेज ऑफ बिहेवियर के देखने के लिए वो साइंटिफिक मेथड यूज करते हैं। practitioners such as clinical counseling and industrial organizational and school psychologists primarily use existing research to help solve problems। ये जो सारे लोग होते हैं, काउंसलर वगैरह, इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट वगैरह, कहते हैं ये यूज करते हैं जो पहले से मौजूद रिसर्चेज हैं, या पहले से मौजूद डेटा है ना, उनको यूज करते हैं अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अब साइंटिफिक मेथड क्या होता है, साथ साथ इसको भी क्लियर कर लेते हैं अगर किसी को डाउट है तो। साइंटिफिक मेथड क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ ऑब्जर्विंग, आस्किंग क्वेश्चंस एंड सीकिंग आंसर्स थ्रू टेस्ट एंड एक्सपेरिमेंट्स इज कॉल्ड साइंटिफिक मेथड। आप टेस्ट या एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू या ऑब्जेक्टिव मेथड्स के थ्रू या ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशंस के थ्रू जब किसी चीज का आंसर तलाश कर रहे होते हैं, तो वो क्या होता है? साइंटिफिक मेथड होता है। यानी कि प्रॉपर आप एक प्रोसेस के थ्रू या सिस्टमैटिक वे में जब आप नॉलेज गेन कर रहे हैं या कोई रिजल्ट्स निकाल रहे हैं, दैट इज योर साइंटिफिक मेथड। अब साइंटिफिक मेथड्स के अंदर जो डिफरेंट स्टेप्स होते हैं, ऑब्जर्वेशन है, रिसर्च है, हाइपोथेसिस बनाना है, बाद में एक्सपेरिमेंट करना, फिर डाटा कलेक्ट करना, एनालिसिस करना, फिर कंक्लूजन निकालना, फिर वो जो आपके पास यानी कि रिजल्ट्स आए हैं उनको फिर क्या करना? कम्युनिकेट कर देना। ये साइंटिफिक मेथड या प्रोसेस का नतीजा, सॉरी प्रोसेस होता है। अच्छा, उसके बाद इन अ सेंस ऑफ ऑल ह्यूमंस आर साइंटिस्ट। इन अ सेंस ऑल ह्यूमंस आर साइंटिस्ट, तमाम जो ह्यूमंस है ना वो साइंटिस्ट होते हैं, एक तरह से कहा जाता है। अच्छा, वी ऑल हैव एन इंटरेस्ट इन आस्किंग एंड आंसरिंग क्वेश्चंस अबाउट आवर वर्ल्ड। हम सब लोग क्वेश्चन पूछते हैं अपने बारे में, अपने दुनिया के, वर्ल्ड के बारे में, अपने एनवायरनमेंट के बारे में। वी वांट टू नो व्हाई थिंग्स हैपन। ये हमारी इंस्टिंक्ट के अंदर मौजूद है कि हम कोशिश करते हैं, ये क्वेश्चन रेज करते हैं कि कोई चीज क्यों हो रही है, व्हेन एंड इफ दे आर लाइकली टू हैपन अगेन, एंड हाउ टू रिप्रोड्यूस और चेंज देम। क्यों हो रही है, क्यों होगी, कैसे होगी, किस तरह से चेंज किया जा सकता है। सच नॉलेज enables us to predict our own behaviors and that of others। और यही वाला जो नॉलेज है ना, वो कहता है कि हमें ये हेल्प करता है कि वी कैन प्रिडिक्ट आवर बिहेवियर्स एंड अदर्स बिहेवियर एज वेल। कि इसकी बेस पे हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं, हम बता सकते हैं कि क्या होगा फ्यूचर के अंदर या क्या हो सकता है। अच्छा, वो कहता है वी मे इवन कलेक्ट डेटा और एनी इंफॉर्मेशन कलेक्टेड थ्रू ऑफ फॉर्मल ऑब्जर्वेशन और मेजरमेंट। हम ऑब्जर्वेशन और मेजरमेंट के थ्रू कर सकते हैं डेटा कलेक्ट टू एड अस इन दिस अंडरटेकिंग। इस चीज में, इस प्रोसेस में हेल्प करने के लिए इट हैज बीन आर्ग्यू दैट पीपल आर एवरीडे साइंटिस्ट।
हु कंडक्ट रिसर्च और प्रोजेक्ट्स टू आंसर क्वेश्चंस अबाउट बिहेवियर, के मतलब आप डेली डेली आप कह सकते हैं अपनी लाइफ के अंदर ये प्रोसेस कर रहे होते हैं। व्हेन वी परफॉर्म पोorly ऑन एन इंपॉर्टेंट टेस्ट, we try to understand what caused our failure to remember or understand the material and what might help us to do better the next time। जब हम कोई टास्क परफॉर्म करते हैं, आप अपने जहन में लेके आए। अब मतलब हम हर लोग एज अ ह्यूमन बीइंग हम साइंटिस्ट होते हैं या रिसर्चर होते हैं। आप माइंड में लेके आए कि जब आपने कोई टास्क किया हो या कोई चीज परफॉर्म करने की कोशिश की हो तो आप फेल हो गए हो। जब आप फेल होते हैं ना, तो उस वक्त आप फौरन से उसकी रीजंस की तरफ जाते हैं, उसकी रीजंस के पीछे जाते हैं कि यार ये या मेरे से ये ठीक क्यों नहीं हो सका, या मैं ये सही से क्यों नहीं कर पाया। तो आप फौरन से उसकी रीजंस की तरफ जाते हैं, कॉजेस की तरफ जाते हैं। आप डेटा इकट्ठा करते हैं, चाहे अपने माइंड के अंदर ही करें, या आप कह सकते हैं कि आप पूरे प्रोसेस को दोबारा से ऑब्जर्व करते हैं। जहां जहां प्रॉब्लम्स होती हैं, जहां जहां खामियां होती हैं, आप उनको क्या करते हो, हाईलाइट करते हैं। हाईलाइट करने के बाद आप एक नतीजे पर पहुंच जाते हो कि इस वजह से मैं ये अच्छा परफॉर्म नहीं कर सका। और फिर आप उसी बेस पे क्या करते हो, देखते हो या आप नतीजा निकालते हो कि अगर मैंने इन चीजों को निकाल दिया, या अगर अगली दफा अगर मैं बेहतर तौर पर परफॉर्म कर सकता हूँ, करना चाहूं, तो मुझे इन चीजों का ख्याल रखना पड़ेगा। इन स्टेप्स को या तो निकालना पड़ेगा या इन पर ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। तो ये इस तरह से आप एक रिसर्चर या एक एज अ साइंटिस्ट आप काम कर रहे होते हैं अपनी डेली लाइफ के अंदर, अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी।